हेलो एवरीवन, रिफाइनर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नई सीरीज़ को चालू करेंगे। वो सीरीज़ है आपकी सरल रेखा में गति। जो हम लोग चालू करेंगे सरल रेखा में गति, ये टॉपिक हम लोग चालू करेंगे और ये कई छोटे छोटे पार्ट्स में रहेंगे। छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। ओके, और इसमें मैं उन्हीं टॉपिक को डिस्कस करूँगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये गति का चैप्टर आप ये समझ लीजिएगा कि रेलवे ग्रुप डी से लेकर यानी जितना भी छोटा से छोटा एग्ज़ाम है उससे लेकर आप आईआईटी नीट वगैरह इस वीडियो के थ्रू या कोई सा भी एग्ज़ाम देते हो, अगर फ़िज़िक्स से प्रॉब्लम है तो फिज़िक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम होता है तो वो ये टॉपिक है। इससे रिलेटेड अगर आप पढ़ लेते हैं इसको और आगे आने वाले चैप्टर्स को अच्छे से उसको समझ लेते हैं तो पूरा फिज़िक्स में इसी सब का है। हर जगह देखेंगे वस्तु चलती है, वस्तु रुकी हुई है, इस पर इतना फोर्स लगा, गतिज ऊर्जा का क्या होगा, ठीक है ना, कहाँ पर वस्तु का वेग शून्य होगा, तमाम तरह की बातें। और बहुत हाई लेवल तक भी जाएंगे कि वेलोसिटी का फंक्शन दिया है, एक्सीलरेशन का फंक्शन दिया है, फोर्स का फंक्शन दिया है, तो उससे रिलेटेड डिफरेंट कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोगों का जो टॉपिक है वो बेसिकली बहुत बेसिक इतना कि आप रेलवे ग्रुप डी यानी जितना भी छोटा से छोटा एग्ज़ाम है, बेसिक टू हाई यानी इवन नीट तक का भी या आईआईटी जो भी आप देना चाहते हैं तो उसमें बेसिक आपके यहाँ से हो जाएंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप आईआईटी के सवाल लगाने लगेंगे इसको पढ़ के। इसको लगाने के लिए आपको प्रैक्टिस काफ़ी करनी पड़ेगी। ओके, सो आपको, लेकिन इसका एक बेस आपको अगर डेवलप करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो फ्रेंड, अगर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो जितने भी हैं बहुत मेहनत से बनाई जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन्हीं सब कंटेंट जो भी आप वीडियो में देखेंगे या मेरे जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं उनका कंटेंट और बाकी यूट्यूबर्स का कंटेंट अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो आपको फ़र्क दिख जाएगा। ओके, ये वीडियो यहाँ पे मैं पूरी ईमानदारी से और जितने भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं उन्हीं सबको कवर करता हूँ। कंटेंट दुनिया भर के बहुत सारे हैं। ओके, बहुत सारा कंटेंट लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, जिनका बहुत टफ़ से टफ़ कंटेंट पढ़ाते हैं, बट आपको टफ़ नहीं पढ़ना, आपको स्मार्ट बनना है। आपको बस वही पढ़ना है जो आपके कंपटीशन में आएगा। ओके, तो आप मेरे अगर वीडियो को फॉलो करते हो या मेरे चैनल को हमेशा फॉलो करते हो, इसके सभी वीडियो को देखते हो, तो आप इसको देखने के बाद रेगुलरली 1 या 2 मंथ के बाद अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह के पेपर देखना तो यू विल फाइंड द डिफरेंस। आप वहाँ पे डिफरेंस बहुत अच्छे से पा सकते हैं। सो आपको पहले क्या करना है, पेशेंस रख के धीरे धीरे रेगुलरली आप वीडियो को वॉच करिए, उसको देखिए, और कोई डाउट वगैरह रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं। ओके, सो हम लोग टॉपिक को, ये कई पार्ट्स में रहेगा, तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। दिस इज़ फर्स्ट पार्ट, आपका पार्ट 1 जो है हम लोग चालू करेंगे आज। तो पार्ट 1, ओके, जितना भी पार्ट होगा मैं कोशिश करूँगा वीडियो का पार्ट जो रहे वो छोटा रहे, ताकि आपको देखने में ज़्यादा हेल्पफुल रहे। ओके, सो हम लोग आज चालू करेंगे। इसमें कई इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। जब आप एक मोशन वगैरह पढ़ते हैं तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिनको कवर करना होता है। ओके, तो हम लोग बहुत बेसिक से और बहुत एडवांस तक इसको डील करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक की शुरुआत करेंगे वो फर्स्ट चीज़ है आपका निर्देश तंत्र क्या होता है। ओके, ये कई बार सुनेंगे, निर्देश तंत्र क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें इससे रिलेटेड है। इसको इंग्लिश में रेफरेंस फ्रेम कहा जाता है। रेफरेंस फ्रेम आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूँ कि ये क्या है, और इससे रिलेटेड झंझट ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि बुक में जब भी आप किसी चीज़ की गति को रुका हुआ है उसको जब भी पढ़ते हो तो एक चीज़ का जिक्र हमेशा आएगा जिसको बोलते हैं हम लोग निर्देश तंत्र। सो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे निर्देश तंत्र के बारे में। तो अगर इसको बहुत बेसिक से अगर समझें कि क्या निर्देश तंत्र होता है, तो देखिए, जब भी आप कोई चीज़ देखते हो अपने आसपास, कुछ भी चल रही है, रुकी है, या कोई भी घटना होती है, उसको क्या करते हो, आप देखते हो। तो जो देखने वाला होता है
देखने वाला, उसको हम लोग कहते हैं प्रेक्षक है। प्रेक्षक, इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है ऑब्जर्वर। ओके, कि वो ऑब्जर्वर है, वही चीज़ों को क्या करता है, देखता है। ये चल रही है, रुकी हुई है, तो इन सभी घटनाओं को प्रेक्षक देखता है। प्रेक्षक जिस भी स्थान से देखता है उसी स्थान को हम लोग बोलते हैं निर्देश तंत्र। सिंपल से भाषा में अगर आप लोग को समझना है निर्देश तंत्र क्या होता है, तो आपको बस यही ध्यान रखना है, जिस भी स्थान से देखेगा उसको हम लोग बोलते हैं निर्देश तंत्र। तो यानी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्रेक्षक जो होता है, प्रेक्षक जिस स्थान से घटनाओं को देखता है, ओके, उस स्थान को कहते हैं निर्देश तंत्र। ठीक, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो। सो पहले समझते हैं कि एक प्रेक्षक क्या क्या चीज़ें लेके किसी वस्तु को देखता है। ये आपके पास समझिए कोऑर्डिनेट है। ये अगर इससे प्रॉब्लम होती है, ये कोऑर्डिनेट वगैरह क्या है, तो आप वेक्टर का एक सीरीज़ है जो यूट्यूब पे चढ़ाई गई है, उसको वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो जब भी प्रेक्षक होता है वो हमेशा ये जो पोजीशन होती है जिसको आप लोग मूल बिंदु कहते हो, इस मूल बिंदु पे हमेशा प्रेक्षक मानता है। मूल बिंदु यहाँ पर से ही आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए आप ही प्रेक्षक हैं, तो प्रेक्षक हमेशा मूल बिंदु पर रहेगा यहाँ पर, और यहीं से जिस भी वस्तु को देखेगा वो देख के बताएगा कि वस्तु चल रही है, गति कर रही है, उसकी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा वगैरह वगैरह जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उससे रिलेटेड, वो वहाँ से एक्सप्लेन करेगा कि उसका मास क्या है, उसका उससे रिलेटेड क्या, उसका वेलोसिटी कितना, एक्सीलरेशन कितना, उस पर फोर्स कितना है, वो सब चीज़ें एक्सप्लेन करता है। तो आपको पहली बातें ये ध्यान रखनी है, प्रेक्षक कहाँ पर है। प्रेक्षक के साथ देखिए, प्रेक्षक का जो कोऑर्डिनेट होगा, आप लोग जैसे मूल बिंदु का क्या होता है 0,0,0, प्रेक्षक के साथ एक स्टॉप वॉच होती है। स्टॉप वॉच सब देखेंगे अभी जब चैप्टर चालू करेंगे, तो वहाँ से अच्छे से वहाँ से बात करेंगे स्टॉप वॉच का क्या मतलब है। क्योंकि देखिए जब वो किसी भी वस्तु का मोशन देखेगा तो वो घड़ी को चालू करेगा कि मैंने अभी से चालू किया है, 10 सेकंड बाद वो वस्तु कहाँ गई, कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, इसको देखने के लिए वो क्या करता है, अपना स्टॉप वॉच ऑन करेगा। तो उसके पास क्या रहेगा, पहली बात वो मूल बिंदु पर खड़ा रहेगा, और दूसरी बात उसके पास एक घड़ी रहेगी। और घड़ी किस प्रकार की रहती है, स्टॉप वॉच मान लेते हैं। ठीक, आप जब भी फिजिक्स को लगाएंगे तो अगर प्रेक्षक नहीं दिया है तो प्रेक्षक आप खुद हैं स्वयं, या अगर मेंशन किया है तो आप उसको हमेशा मूल बिंदु पर मानेंगे। सो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है कि इसमें निर्देश तंत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया कि निर्देश तंत्र क्या होता है। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट देखेंगे वो आपका है पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश। देखिए, सो सेकेंड जो पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका स्थिति सदिश। ये क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। इसको कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर आप लोग समझेंगे इसको, सिंपल लैंग्वेज में, तो आप जैसे किसी चीज़ को उंगली उठा के जो बताते हो, उंगली उठा के, बस देसी भाषा, ठीक है ना, उंगली उठा के जो मतलब बताते हो कि वो चीज़ वहाँ पर है, ऐसे चल रही है, वहाँ पर पहुँच गई 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, वो जो उंगली उठाना होता है उसी को कहते हैं हम लोग स्थिति सदिश। ठीक है ना, उंगली उठा के जिस घटना को दर्शाते हो, जिस घटना को दर्शाते हैं उसे ही क्या कहते हैं, स्थिति सदिश। एक्चुअल में ये डेफिनेशन आपको नहीं देना है, बस आपको समझने के लिए याद रखना है कि जिस भी घटना को आप बताएंगे कि ये वस्तु चल रही है या रुकी है, वो वस्तु कहाँ पर है, तो उसकी स्थिति कहाँ पर है, उसको दर्शाने के लिए आप उंगली उठा के, और आप कहाँ पर रहेंगे, आप हमेशा प्रेक्षक हैं, और प्रेक्षक कहाँ रहेगा, मूल बिंदु पर। सो देखते हैं हम लोग स्थिति सदिश। मान लीजिए ये आपके कोऑर्डिनेट हैं, आप जब भी चलेंगे, जहाँ भी चलेंगे, आपके साथ ये तीनों एक्सिस वगैरह आपके साथ चलेंगे। ठीक है, जैसे आपके कपड़े चलते हैं आपके साथ,
वैसे ये तीनों जो एक्सिस हैं एक्स वाई जेड वो आपके साथ चलेंगे। सो मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है P, ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई जेड। अभी आपको सर दर्द नहीं लेना है, ये पॉइंट वगैरह कुछ टाइम बाद ये आपको बहुत आसान लगने लगेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोग सुन रहे हैं तो इससे रिलेटेड आपको डाउट हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये कोई पॉइंट है, पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। फिजिक्स में कोई वस्तु यहाँ है वहाँ है ऐसे करके नहीं बताया जाता है, उसमें आपको एग्जैक्ट उसकी लोकेशन बतानी पड़ेगी, और एग्जैक्ट लोकेशन के लिए कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, और जो एक्स वाई जेड के फॉर्म में होता है। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर है और इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। सो अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर आप मूल बिंदु पर हो तो इससे क्या करोगे कि यहाँ पे बताओगे कि P पर कोई बिंदु है, तो कैसे बताओगे, ऐसे इशारा करोगे, ये जो एरो बना रहा हूँ, इसी एरो को हम लोग कहते हैं, इसी एरो को कहते हैं, ये आपका पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है जो O से लेकर P तक गया है, इसको OP वेक्टर के नाम से देंगे, क्योंकि आप जब स्थिति बताते हो तो उसमें साथ स्थिति के साथ एक दिशा बताते हो कि वो किस दिशा में है, और साथ में स्थिति के साथ आप क्या बताते हैं, एक दिशा बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि कितना दूर है, कितना दूर या पास, जो भी उससे रिलेटेड जानकारी होती है आपके पास वो एक्सप्लेन करते हैं। ये यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि O से लेकर, अब यहाँ पर देखना है कि OP जो होगा यहाँ पे, OP को ही हम लोग कहते हैं स्थिति सदिश, और O से लेकर P तक की जो दूरी होती है उसी को हम लोग कहते हैं, ये OP वेक्टर का परिमाण है या OP वेक्टर की लंबाई है। ओके, अगर आपको वेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो वेक्टर का भी मैंने पूरा सीरीज चढ़ा रखा है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं उसको। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस पोजीशन वेक्टर के बारे में, थोड़ा सा मैथमेटिक्स क्या होती है, और उसको आपको अभी बस एक सेंस में समझ लेना है, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। देखिए, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है P से, इसके कोऑर्डिनेट जो हैं, कोऑर्डिनेट x कामा वाई कामा जेड है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, इस तरह से ज्वाइन कर दिए, तो ये OP वेक्टर जो बनेगा, अब O कहाँ गया, O मूल बिंदु का हमेशा बोलेंगे, ये जो OP वेक्टर है, ये इसको कहते हैं, OP वेक्टर को, ये स्थिति सदिश है, स्थिति बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग स्थिति सदिश। ओके, अब यहाँ पर OP वेक्टर है तो इसको कैसे लिखा जाएगा, आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि OP वेक्टर कैसे लिखा जाएगा। ये मैंने वेक्टर वाले पार्ट में भी बताया है, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ। आपको यक्स लिखा है तो यक्स के साथ आप इसका यूनिट वेक्टर यूज करेंगे जिसको आई कैप कहते हैं, वाई लिखा है इसके साथ यूनिट वेक्टर यूज करेंगे जिसको जे कैप कहते हैं, और जेड लिखा है तो इसके साथ यूनिट वेक्टर के कैप कहते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से आपको बता दूँ कि जो आई जे के होता है उस, तो आई की दिशा में, यक्स की दिशा में आई होता है, और वाई की दिशा में जे होता है, और जेड की दिशा में के होता है। ये तीनों स्थिति सदिश हैं। तो जब यक्स लिखेंगे तो उसकी दिशा का एकांक सदिश जो है या यूनिट वेक्टर वो आई कैप है, वाई, और वाई में लिखेंगे तो वाई का यूनिट वेक्टर जे कैप है, और जेड का हो जाएगा के कैप। सो ये यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि OP वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा। अगर OP वेक्टर का परिमाण आपसे पूछा जाएगा, परिमाण यानी O से लेकर O से P तक की दूरी, तक दूरी कितनी होगी, तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, उसको इस सिंबल से दिखा जाता है मॉड लगाकर। सो ये हम लोग दूरी कैसे निकालते हैं, आपको बताया हूँ कि सिंपल वे में, ये जो जितना भी लिखा है एक्स वाई जेड, इनका स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं और उसका अंडर रूट ले लेते हैं। तो कैसे, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस सूत्र की सहायता से आप लोग O से लेकर P तक की दूरी निकाल सकते हैं। ओके, सो ये अभी तक हम लोगों ने निर्देश तंत्र और स्थिति सदिश के बारे में सीखा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विस्थापन के बारे में, जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए, विस्थापन सदिश,
इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसके साथ वेक्टर वर्ड यूज हुआ है तो आपको समझना है। देखिए, जब भी कहीं पर भी विस्थापन, जब भी वेक्टर कोई वर्ड यूज होता है तो यह समझ लेना है आपको कि कोई चीज़ ऐसी है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होता है? जहाँ पर भी सीधी रेखा में कोई भी चीज़ हो रहा है, कोई भी इवेंट हो रहा होता है, वहाँ पे वेक्टर वर्ड यूज होता है। अब यहाँ पे समझिए, जैसे विस्थापन क्या है, यहाँ पे मान लीजिए आप कोई पत्थर रखा था, इसको पैर से किक किए तो एक सीधी रेखा में ये क्या करेगा, कहीं पे जाके रुक जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को ऐसे किक किया और ये क्या करेगा, मतलब ऐसे ऐसे घूमते हुए जाएगा और कहीं पे जाकर रुक जाएगा। ऐसे मोशन नहीं कर सकता। जैसे आपने बुलेट फायर की, बुलेट फायर करेंगे तो क्या होगा, ये सीधे जाएगा और अपने टारगेट को लगेगा। ये कहीं और ऐसे घूमते हुए, मतलब और कोई और रास्ता फॉलो नहीं करेगा। सो ये जो सीधी रेखा में जो भी वस्तु जाती है वो ही उसका एक विस्थापन कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ओके। और एक्चुअल में इसको बोला जाता है कि जब वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी सबसे कम दूरी जो होती है वही विस्थापन होती है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, सीधी रेखा में जाए, कोई मुड़ के जाएगा तो ज़्यादा दूरी तय करेगा, और इससे बढ़िया सीधी रेखा में जाए। तो जब सीधी रेखा में जाएगा तो वो क्या कर रहा है, वो विस्थापन कर रहा है। सो हम लोग विस्थापन सदिश के बारे में अच्छे से समझेंगे। ये टॉपिक जनरली मिस कर दिया जाता है स्कूलों में भी और कोचिंग संस्थानों में भी। तो सो यहाँ पे आपको इसको सीरियसली देखना है ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके आपकी। ओके। सो समझते हैं हम लोग। देखिए, पहले मैं एक्सिस बना दे रहा हूँ। ये आपकी एक्सिस हो गई, ये यहाँ पर एक एक्सिस हो गई। देखिए, एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड z1। आपको बस यहाँ से इसको हल्के में लेना है, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस पॉइंट नहीं है। इसको आपको एक दो बार देखना है आराम से, बस पेशेंस रख के देखना है। ओके। और मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि क्या चीज़ है। देखिए, अब यहाँ पर कोई वस्तु है, वो क्या थी, P पर थी, फिर बाद में चली आई Q पर, जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 एंड z2। ये इसका कोऑर्डिनेट है। तो ये चली आई है कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चली आई है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। ओके। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक आई है तो यही तो सीधी रेखा में आई है, P से लेकर Q तक। तो P से लेकर Q तक क्या है, यही P से Q तक जो है यही विस्थापन है। मान लो ये कोई देख रहा था यहाँ पे मूल बिंदु से, ये देखा कि कोई वस्तु जो है P पर है, किसी ने किक मार दिया, पैर से मारा, वो चली आई Q पर। तो PQ क्या है यहाँ पर आपका, PQ यहाँ पर आपका विस्थापन है। ओके। अब PQ का मान कैसे निकालेंगे, अगर P और Q का दिया रहेगा तो इसको याद रख लेना है। ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वाला वेक्टर है OP वेक्टर और ये वाला वेक्टर है आपका OQ वेक्टर। तो PQ कैसे निकालेंगे आप लोग, PQ बराबर लिखेंगे आप लोग हमेशा OQ माइनस OP। ध्यान रहे, जहाँ जाते हैं उसमें से ये वाला घटा देंगे। ओके। जिधर जाएंगे, जहाँ जाना है Q पे जाना है, और जहाँ जाना होता है और जहाँ से, तो उसको घटा देते हैं। यानी Q में से अगर P से Q जाएंगे तो Q में से P को क्या करेंगे, घटा देंगे। ओके। अब देखिए, ये इसी को लिखते हैं OQ माइनस OP। तो अगर OQ का मान देखेंगे आप लोग तो OQ का मान आ जाएगा x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। अगर आप लोग पोजीशन वेक्टर पीछे आप अभी जस्ट पढ़ाया हो उसको देख सकते हैं, तो OQ कैसे लिखा जाएगा ये आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरह से OP वेक्टर अगर हम लोग लिखेंगे तो x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। सो यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो क्या लिखा जा सकता है, आई को कॉमन ले रहा हूँ तो x2 के साथ i है, माइनस x1 के साथ i है,
तो x2 माइनस x1 हो जाएगा आई कैप प्लस y2 माइनस y1 और जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये दिस इज़ पी क्यू वेक्टर, और पी क्यू क्या है यहाँ पर, पी क्यू है विस्थापन सदिश। ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। अगर मैं कहूँ कि P से लेकर Q तक की दूरी कितनी होगी, यानी P से Q तक, तो P से Q तक की दूरी हम लोग निकाल रहे हैं, तो यानी इसी को कहते हैं PQ का मॉड, यानी P से लेकर Q तक की दूरी। तो I J K के साथ जो भी लगा रहता है उसका स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं। तो जैसे I के साथ लगा x2 माइनस x1, J के साथ y2 माइनस y1 और K के साथ z2 माइनस z1, तीनों का स्क्वायर कर लेंगे। किसका किसका, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सबसे पहली बात, कोई फार्मूला जब देखें आप लोग तो उससे रिलेटेड पहले एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि वो फार्मूला से हम लोग करेंगे क्या। तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, नींद में है तो जाग जाइए। आप P से लेकर Q तक की दूरी निकालेंगे। ये P से लेकर Q तक की दूरी, आप दूरी निकालना है तो आपको इधर उधर छत नहीं देखना है, सिंपल था ये फार्मूला लगाना है। कौन सा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ से आपको पहली बात तो ये समझ में आ गई कि विस्थापन एक सदिश राशि है, अभी बता दिया। क्यों, क्योंकि आप जब भी देखते हो तो बताते हो कि ये देखिए इस दिशा में गई, गोली मारते हो तो बताते हो इस दिशा में गई। ऐसा तो है नहीं कि गोली मार के छोड़ दिए और वो कहे कि अपने मन से अब जिसको लगना होगा लगेगी, ऐसे ऐसे गई होगी कहीं पर, ये इस गली से मुड़ी होगी, उस गली से आगे मुड़ी होगी, और कहीं पे जाके उसको जहाँ मन करे तहाँ लग जाए। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, सीधे जाती है और जो सामने आ जाएगा उस उड़ जाएगा। सो आप लोग यहाँ पे विस्थापन के बारे में देख सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, और इसका सेकेंड पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगा। और आपको क्या करना है, ये पूरे पार्ट को, पहली बात ये पार्ट 1 है, इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, नोट डाउन कर लेना है बहुत ही अच्छे से, ताकि आप लोग एक अच्छा नोट प्रिपेयर कर सकें। ओके, आप पाएंगे कि जो आपके मैक्सिमम सवाल पूछ जाते हैं, इधर नीट में हुआ या जेईई मेंस वगैरह में हुआ, एयरफोर्स में हुआ, ये जितने भी फार्मूले बताऊंगा आपको, उन्हीं फार्मूले से ये सवाल हो जाएंगे। और जितना कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यूज़फुल है आपके लिए। सो आप लोग इसको अच्छे से करिएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।